Hello, dear students. Today we all are going to start the chapter first of Hindi, class 9th book Kshetis. The chapter name is दो बैलों की कथा by मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हम इससे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं. So watch it from the playlist. So let's start to read the introduction of the chapter. दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की फेमस कहानियों में से एक है, प्रसिद्ध कहानियों में से एक है. इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक, किसान समाज और पशुओं के बीच जो भावनात्मक संबंध होते हैं उनका वर्णन किया है. इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता हमें सहजता से, आसानी से नहीं मिलती है. उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं हमें स्वतंत्रता मिलती है. इस प्रकार परोक्ष रूप से एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कहानी किसी न किसी तरह आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है. प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्रीय कहानी है और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में भी सहायक बनी है. सो लेट्स रीड द पैरा फर्स्ट. जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है. सबसे ज्यादा जो बेवकूफ जानवरों में समझा जाता है उसे गधा कहते हैं. हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं. अगर हम किसी को पहले नंबर का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहकर पुकारते हैं? गधा. गधा सचमुच बेवकूफ है. अब लेखक जो है वो तर्क करते हैं कि क्या गधा सचमुच एक बेवकूफ है या फिर उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, उसके सीधेपन ने उसे ये पदवी दे दी है. उसका निश्चय नहीं किया जा सकता. उसके बाद वो अलग अलग जानवरों के एग्जाम्पल देते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है. सो गाय सींग मारती है. ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है. वो कहते हैं कि गाय भी सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो बिल्कुल शेरनी का रूप धारण कर लेती है. कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है. वो कहते हैं कि कुत्ता भी बहुत ज्यादा गरीब है, उसे भी लेकिन कभी कभी क्रोध आ ही जाता है. किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना. लेकिन वो कहते हैं कि हमने कभी भी गधे को क्रोध करते हुए नहीं सुना, ना देखा. वो कहते हैं कि जितना चाहो गरीब को मारो, जितना चाहे खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी, असंतुष्टि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी. अब वो बताते हैं कि वैशाख का एक ऐसा महीना है जिसमें कभी वो एक आध बार कुलेल कर लेता हो, मतलब खुश हो लेता हो. कुलेल करना मतलब मिट्टी में खेलना. पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा. उसके अलावा हमने उसे कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा. उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद, एक स्थायी भावना बनी रहती है और एक स्थायी रूप छाया रहता है. सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में वो बदलता नहीं है. उसके बाद वो बताते हैं ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है. वो कहते हैं कि जितने गुण ऋषि मुनियों में होते हैं, वो गधे को ऋषि मुनियों से कंपेयर कर रहे हैं कि जितने गुण ऋषि मुनियों में होते हैं उतने ही गधे में है और शायद वो उसमें पराकाष्ठा से पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी जो आदमी है वो उसे बेवकूफ बोलता है. सो उसके बाद वो बोलते हैं सद्गुणों का इतना नादर कहीं नहीं देखा. वो कहते हैं कि जिसमें गुण होते हैं उसका इतना नादर हमने कहीं नहीं देखा. कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है. वो कहते हैं कि शायद अब संसार को सीधेपन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सीधा होता है लोग उसे बेवकूफ कहते हैं. अब उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं अलग अलग जगह के. देखिए हैं कि देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है कि अमेरिका में उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता. तो वो कहते हैं कि वो तो बेचारे शराब भी नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय मतलब खराब समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, खूब मेहनत कर कर काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, मतलब चार बातें सुनकर बैठ जाते हैं, उसका कोई पलट कर जवाब भी नहीं देते, और फिर भी बदनाम है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं. कहा जाता है वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं. अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, शायद डेवलप्ड कहलाने लगते. जापान की मिसाल सामने है. वो कहते हैं कि जापान की मिसाल सामने है. एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणीय बना दिया. वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही जीत ने उसे पूरी वर्ल्ड में जो डेवलप्ड जातियां हैं उनमें उसके गणना करने लायक बना दिया. अब वो कहते हैं लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे जो उससे कम गधा है, मतलब जो उससे थोड़ा कम बेवकूफ है, और वह है कौन? बैल. जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से कुछ मिलते जुलते अर्थ में हम बिछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, मतलब बैल को कहते हैं.
कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, सबसे ऊपर कहेंगे कि बैल सबसे बेवकूफ़ जानवर है, मगर वो कहते हैं हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी तो अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है, और वह कई रीतियों को से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। मतलब कोई ऐसी हरकतें करता है कि वो असंतोष प्रकट कर देता है अपना, कि वो संतोषजनक नहीं है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि गधा कभी भी हर स्थिति में समान रूप से रहता है, लेकिन बैल को गुस्सा भी आ जाता है। तक जो हमने पढ़ा उसकी एक समरी भी है, उसे हम व्याख्या भी बोल सकते हैं। सो लेट्स रीड आउट। जानवरों में प्रायः गधा ही एक ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है, जिसे बेवकूफ कहा जाता है। आमतौर पर जब हम किसी को पागल अथवा मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहकर पुकारते हैं। यदि गधे की तुलना अन्य जानवरों से तो करें तो हम पाएंगे कि गधे के अलावा सभी जानवर क्रोधित हो सकते हैं, परंतु गधा बेचारा सीधा रहता है, उसे क्रोध भी नहीं आता। गधा प्राय मतलब बैसाख के महीने में ही खुश होता है। उसका व्यवहार किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता, चेंज नहीं होता। वास्तव में गधे का स्वभाव शांत साधुओं और मुनियों की तरह होता है। यही कारण है कि विदेशों में भारतीय लोगों की इतनी दुर्गति होने के बावजूद वे चुप रहते हैं, सहन करते हैं और अपने जीवन आदर्श पर दाग लगाते हैं। वही लोग जब विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाने लगते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसे पूरे संसार केवल विजय से पहचानने लगा था। लेखक के अनुसार गधे का अनुज बैल है, छोटा भाई बैल है, जो सीधा तो है परंतु कभी कभी अड़ियल बन जाता है और उसे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। सो अब इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। उसके पास दो बैल थे, एक का नाम था हीरा, दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। अब उनकी कदकाठी बताई गई है कि वो दोनों पछाई जाति के थे, देखने में वो बहुत ज्यादा सुंदर थे, काम में चौकस, काम में अच्छे थे, डील में ऊंचे मतलब कद में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा, अपनी भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई छुपी हुई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल प्रेम जताने के लिए एक दूसरे को, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। मतलब एक दूसरे के साथ वो खेलने लगते हैं, बात शेयर करने लगते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, मतलब कुछ अधूरी सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। मतलब वो एक दूसरे का बोझ लेने की कोशिश करते थे, उनमें इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती थी, या फिर हम भाईचारा भी बोल सकते हैं। दिन भर के बाद दो दिन भर के बाद दोपहर या संध्या में को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद मीन्स जिनमें उनका चारा डाला करता था, उस जगह को बोला गया है। और एक मुंह हटा लेते थे तो दूसरा भी हटा लेता था। वो बताया गया है कि अगर एक मुंह डालता था तो दूसरा भी खाने के लिए उस नाद में मुंह डालता था, और अगर एक ने मुंह हटा लिया खाने के लिए तो दूसरा भी हटा लेता था। इतना प्रेम और इतनी मतलब सोचने समझने की शक्ति उन दोनों के अंदर थी कि वो एक दूसरे को इतना ज्यादा समझते थे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।